નમસ્કાર ટીવાયબીએના વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌને મારા तरफ नमस्कार। आज हम शॉर्ट नोट के 4 प्रश्न दिए हुए हैं। खड़ी बोली का विकास, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और हिंदी वर्तनी के नियम, जिसमें से आज हम हिंदी वर्तनी के नियम करेंगे। तो चलो मित्रों, अब हम प्रश्न को देखें तो हिंदी वर्तनी के विविध नियम का सोदाहरण परिचय दीजिए। यानी कि जो हिंदी के विभिन्न नियम हैं उसको हमें उदाहरण के साथ समझना है। तो प्रश्नों को समझने से पहले हम वर्तनी क्या है, वर्तनी यानी क्या। तो वर्तनी अर्थात हमारी भाषा में जो शब्द होते हैं उन शब्दों को वर्णों में प्रस्तुत करने की क्रिया को वर्तनी कहते हैं। अगर हम संक्षेप में जाने तो वर्तनी अर्थात स्पेलिंग, कोई भी भाषा की स्पेलिंग, तो इंग्लिश में उसे स्पेलिंग कहते हैं और उर्दू में स्पेलिंग को हिज्जा कहते हैं। इस प्रकार वर्तनी अर्थात स्पेलिंग या फिर शब्द में जो वर्ण होते हैं उसकी अभिव्यक्ति को वर्तनी कहते हैं। अब देखो, अब यदि हम स्पेलिंग की बात करें तो चाहे कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, गुजराती हो या फिर अंग्रेजी हो, तो उन सब की स्पेलिंग में एकरूपता होनी आवश्यक है। अगर इन शब्दों में एकरूपता नहीं होगी, एक शब्द के यदि बहुत सारे अर्थ निकलते होंगे तो वो शब्द की जो एकरूपता है वो लुप्त हो जाएगी। एक शब्द वाले के जो अनेक अर्थ निकलते होंगे तो अगर शब्द हमारे सामने भी होगा तो भी हम उसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका कारण है कि शब्द में अनेक रूप, यानी कि एक शब्द के अगर बहुत सारे अर्थ या फिर बहुत सारे रूप होंगे तो हम शब्द को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए चाहे कोई भी भाषा हो तो उनमें एक रूपता होनी आवश्यक है। ये हिंदी वर्तनी का नियम है कि चाहे कोई भी भाषा का शब्द हो उसमें एक रूपता होनी ही चाहिए। भाषा में यदि कोई उलझन पैदा ना करनी हो तो उसमें बस एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चाहे शब्द हो या फिर स्पेलिंग हो उसमें एक रूपता हो, क्योंकि कोई भी भाषा की व्यवस्था के लिए उसमें वर्तनी के नियम ठीक से होने चाहिए। तो चलो अब हम देखते हैं कि हिंदी वर्तनी के कौन कौन से नियम हैं जो हमें एक लिपि या फिर भाषा में प्रस्तुत करने चाहिए। तो एक है संयुक्त वर्ण, दूसरा विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह को हम कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, फिर क्रियापद, फिर हाइफन, अवयव, श्रुतमूलक, अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु, हलंत चिन्ह, परिवर्तन, विसर्ग, ए ओ का प्रयोग, पूर्वकालिक प्रत्यय, विराम चिन्ह एवं सिरोरेखा। इसके अलावा भी हिंदी वर्तनी के नियम होते हैं जो अगर हमें उसको विस्तृत प्रकार से हमें लिखना हो तो हम उसमें और भी नियम भी डाल सकते हैं। तो चलो मित्रों, अब हम हिंदी वर्तनी का पहला मुद्दा देखते हैं, संयुक्त वर्ण। तो सबसे पहले तो संयुक्त वर्ण अर्थात क्या। तो दो व्यंजनों के योग से जो वर्ण बनता है उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग व्यंजन होते हैं और उन दो व्यंजनों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तब वो संयुक्त वर्ण बनता है। इस प्रकार दो व्यंजनों को जॉइंट कर देना या फिर तो उन्हें जोड़ देना, तो उससे एक संयुक्त वर्ण की उत्पत्ति होती है। अब जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो खड़ी पाई वाले व्यंजन और दूसरे होते हैं अन्य व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजन यानी कि जिसमें एक खड़ी पाई लगती है, और दूसरे व्यंजन के जिसको हम संयुक्त रूप देते हैं तो उसमें जो खड़ी पाई है वो निकल जाती हैं। अब संयुक्त वर्ण बनाने के लिए जो उसमें खड़ी पाई लगती हैं वो निकल जाती हैं, तभी खड़ी पाई के निकलने से ही उसका वर्ण का संयुक्त वर्ण बनेगा। जैसे हम थोड़े बहुत शब्द लें कि राष्ट्रीय हैं, स्वीकृति हैं, ख्याति हैं, व्यास हैं या फिर पथ्य हैं, तो ये ऐसे शब्द हैं कि जिसमें राष्ट्रीय में स में से खड़ी पाई निकल गई तो स का और रा और स का संयुक्त रूप बन गया। इस प्रकार स में से खड़ी पाई निकल जाती हैं। फिर दूसरा है व्यास, तो व्यास में से व में खड़ी पाई निकल गई और व और यो का संयुक्त वर्ण बन गया।
फिर एक दूसरा शब्द ले तो ख्याति। तो ख्याति के ख में से हमने खड़ी पाई निकाल दी और ख और य को दोनों वर्णों को जोड़कर हमने उनको संयुक्त बना दिया। इस प्रकार संयुक्त वर्ण का अर्थ होता है कि खड़ी पाई निकालकर उन दो शब्दों को जोड़ देना। फिर दूसरे अन्य व्यंजन भी होते हैं, जैसे कि क है, तो क में से हमने पक्का किया, तो पक्का में से क वाली जो वर्ण है उसमें से हमने खड़ी पाई निकाल दी और दो क को जोड़कर हमने पक्का शब्द बना दिया। इस प्रकार यहाँ भी संयुक्त वर्ण आ गया। अब हम संयुक्त वर्णों को देखें तो हिंदी में मुख्य रूप से 4 संयुक्त वर्ण हैं। प्रथम है क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अब ये 4 संयुक्त वर्णन हैं, यानी कि ये अन्य वर्णनों से जुड़कर ये इन वर्णों का उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि क्ष है, तो ये क और स से इन दो वर्णों को जोड़कर क्ष बना है। फिर त्र है, वो त और र इन दो वर्णों को जोड़ के त्र बना है। फिर है ज्ञ, तो ये झ और ज्ञ को जोड़ के ज्ञ बना है। फिर चौथा वर्ण है श्र, यानी कि स और र इन दो वर्णों को संयुक्त करके स्र नाम का व्यंजन यानी कि वर्ण बना है। इस प्रकार हिंदी में 4 संयुक्त वर्ण हैं, यानी कि दो वर्णों को मिलाकर जो एक संयुक्त रूप में प्रकट। चलो अब हम दूसरा मुद्दा देखते हैं, विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह को कारक चिन्ह भी कह सकते हैं। अब विभक्ति अर्थात क्या? तो विभक्ति अर्थात विभक्त होने की क्रिया या फिर बांटना, यानी कि विभक्ति वो शब्द हैं जिसको संज्ञा से अलग रखा जाता है। यानी कि विभक्ति और संज्ञा दोनों को पृथक पृथक रखा जाता है। जैसे कि हमें लिखना होगा कि राम ने, राम को, राम से, तो राम और को, राम को ने, ये हमें पृथक पृथक रखना होगा। यानी कि राम ने, सचिन ने, राम से, वो हमें एक साथ ना बोल के राम पहले और उसके बाद ने विभक्ति को अलग रखना चाहिए। अर्थात विभक्ति वह है जिसको संज्ञा से थोड़ा अलग रखा जाए। इस प्रकार विभक्ति को संज्ञा से अलग रखा जाता है। किंतु सर्वनाम, जब सर्वनाम का हम उपयोग करते हैं तब हमें सर्वनाम और विभक्ति को जोड़ देना चाहिए। जैसे कि हमें कहना हो कि उसके लिए, तो उसके लिए हमें साथ में लिखना चाहिए। उससे पहले लिखकर बाद में के लिखे तो ये वर्तनी गलत हो जाएगी, तो उसके साथ में आएगा और के लिए अलग आएगा। इस प्रकार विभक्ति में कहीं हमें विभक्तियाँ पृथक रखनी चाहिए तो कहीं पर विभक्तियाँ हमें साथ में मिला के रखनी पड़ती हैं। इससे सर्वनाम में विभक्तियाँ मिल जाती हैं और संज्ञा में विभक्तियाँ अलग, यानी कि उसको पृथक रखना चाहिए। अब हम तीसरा मुद्दा लेते हैं, क्रियापद। तो क्रियापद में सबसे पहले तो क्रिया मतलब क्या? तो क्रिया जिससे क्रिया संपन्न होने का बोध होता है, यानी कि जिन शब्दों से क्रिया है वो संपन्न हो गई या फिर तो पूरी हो गई, उसका हमें पता चले तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रियापद में कहने का तात्पर्य है कि क्रिया में संयुक्त क्रियाएं हैं वो पृथक पृथक लिखी जानी चाहिए, यानी कि वो अलग अलग लिखी जानी चाहिए। जैसे कि हमें कोई एक वाक्य बनाना होता है कि राम यह कार्य कर रहा है, तो कार्य पृथक लिखना चाहिए, कर रहा है कर, फिर ये भी पृथक लिखना चाहिए, रहा ये भी पृथक, और है। इस प्रकार क्रियापद में सारी जो क्रियाएं होती हैं वो हमें पृथक पृथक लिखनी चाहिए। एक शब्द को हम बिना किसी लागत के एक साथ नहीं लिख सकते। इस प्रकार क्रियापद में क्रियाएं हैं वो अलग अलग लिखी जानी चाहिए, यानी कि जो विभक्तियां हैं या फिर कारक चिन्ह हैं वो क्रियापद में अलग अलग होने चाहिए। हम देखें तो क्रिया की पहचान क्या होती है, हमारी क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो खाना, पीना, सोना, आना, जाना, लिखना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। तो इन सब क्रियाओं को पृथक पृथक तरीके से लिखना चाहिए। इन क्रिया के पदों को हम संयुक्त नहीं कर सकते, यानी कि जैसे हमने संयुक्त वर्ण में देखा कि हम दो वर्णों के योग से हम एक शब्द बना देते हैं, तो क्रिया में ये नहीं होना चाहिए। क्रिया में जो क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग लिखी जानी चाहिए, ना कि संयुक्त रूप से, तभी वो वर्तनी के नियम में ठीक होगी। अब अगली वर्तनी है हाइफन। हाइफन को हम योजक चिन्ह भी कहते हैं।
तो हाइफन चिन्ह का उपयोग कब होता है? तो जो शब्द होता है उसमें स्पष्टता करने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है उसे हाइफन कहा जाता है। हाइफन है वो शब्द शब्द में स्पष्टता के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक समास है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के बीच हाइफन रखा जाता है। ऐसे बहुत ऐसे समास हैं कि जिसमें हम हाइफन चिन्ह का उपयोग करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो द्वंद्व समास हैं उस पे तो हाइफन चिन्ह का उपयोग होता ही है। जैसे कि लेन देन, तो उसमें लेन के बाद हम हाइफन चिन्ह का उपयोग करेंगे, फिर लिखेंगे देन। फिर दूसरा है कि चाल चलन, फिर आना जाना, आदान प्रदान, राम लक्ष्मण, बड़ा छोटा, ऐसे जो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं इसमें हम हाइफन चिन्ह का उपयोग करेंगे। यदि हम इस चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे तो जो शब्द का जो असली तात्पर्य होगा वो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए शब्द में स्पष्टता के हेतु हमें हाइफन चिन्ह लगाना ज़रूरी है, और ख़ास करके तो द्वंद्व समास में। फिर दूसरा समास तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास में जहाँ हमें लगे कि ये अगर हम यहाँ पे हाइफन नहीं लगाएंगे तो हमें शब्द में भ्रम होगा, तो वहीं हम हाइफन लगाएंगे, तो वहीं तत्पुरुष में हाइफन आएगा, वरना तत्पुरुष में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि महासचिव, तो ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब हम इसमें हाइफन नहीं लगाएंगे तो चलेगा, यानी कि ये बिना हाइफन के होगा। फिर महामंत्री हैं, तो इन सब में भी हम हाइफन नहीं लगाएंगे। फिर अन्य उदाहरण हैं कि प्रधानमंत्री, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। हम इसमें हाइफन नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा जो शब्द हैं वो गलत नहीं होगा। इसलिए हाइफन ऐसी जगह लगाना चाहिए कि जहाँ शब्द में अस्पष्टता हमें ना हो, या फिर तो हमें मुश्किल ही ना हो शब्द को पहचानने के लिए, वहाँ ही हम हाइफन लगाएंगे। बाकी अन्यथा हाइफन नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा शब्द है वो स्पष्ट दिखेगा। हम अगली वर्तनी की ओर बढ़ते हैं। अगली वर्तनी है अवयव। अवयव यानी कि ऐसा शब्द कि जिसका व्यय न हो, यानी कि जिस शब्द का व्यय नहीं होता है उसे कहते हैं अवयव। तो हम अवयव देखें तो यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, तब, जब, कब, सदा, क्या, जी, ये सब हैं, ये अवयव हैं। अब ये जो अवयव हैं उन्हें सदा पृथक पृथक लिखना चाहिए, यानी कि अवयव और जो विभक्ति हो उसे हमें अलग अलग लिखना चाहिए। अवयव और विभक्ति इन दोनों को हमें संयुक्त नहीं कर देना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो अर्थ का रूप ही बदल जाएगा, यानी कि शब्द का जो अर्थ है वो बदल जाएगा। तो अवयव और विभक्ति इन दोनों को हमें पृथक पृथक रखना चाहिए। इसके अलावा जो हमें कोई सम्मान देना हो, किसी को सम्मान करके बुलाना हो, तो हम उसके आगे श्री, जी ऐसा शब्द लगाते हैं, ऐसा अवयव लगाते हैं, तो उसे भी हमें उस नाम से पृथक लिखना चाहिए। जैसे कि नाम है श्याम सुंदर, तो हमें उसके आगे श्री लगाना है, तो श्री और श्याम सुंदर वो दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे, इन दोनों को हम संयुक्त नहीं कर सकते हैं। फिर पूज्य पिताजी, तो जी है वो अलग लिखा जाना चाहिए, इन दोनों को हमें संयुक्त नहीं कर देना चाहिए। अब हमने ऐसे अवयव देखे कि जिसे हम पृथक नहीं कर सकते। तो जिन अवयवों को हम पृथक नहीं कर सकते वे हैं प्रतिदिन, यथा संभव, यथा योग्य, यथा समय। ये ऐसे अवयव हैं, इनको हम पृथक नहीं कर सकते। हमने आगे ऐसे अवयव देखे कि जिसको हमें पृथक पृथक लिखना था, यानी कि उसको हम अलग अलग लिखते थे, लेकिन अब हमें ऐसे अवयव लेने हैं कि जिसको हमें अलग नहीं करना है। जैसे कि यथा संभव होगा, उसे हमें यथा संभव एक ही लिख देना है। अब उसको यथा और संभव को हमें अलग अलग नहीं कर देना है, यानी कि कुछ अवयव ऐसे होते हैं कि जिन्हें हमें अलग ही लिखना है, और कुछ अवयव ऐसे होते हैं कि जिसको हमें संयुक्त रूप देना है। मित्रों, अब हम आगे देखेंगे श्रुतिमूलक। अब श्रुतिमूलक में दो श्रुतिमूलक माने गए हैं, एक तो य और दूसरा है व। जैसे कि श्रुतिमूलक में हम एक शब्द लेंगे किए, तो हम उसका उच्चारण की और य से करते हैं कि ये, लेकिन उसको लिखना है की और ए। उच्चारण उसका अलग होगा और उसका लिखने का रूप है वो अलग होगा। लिखते हैं हम की ये, पर बोलेंगे उसको हम की ए, यानी कि लिखेंगे ए से और उसका उच्चारण होगा य से।
उस प्रकार है दूसरा शब्द दुआ। अब हम बोलते हैं दुआ, पर उसको लिखने का तरीका है दुआ। दुआ हम लिखते हैं, दुआ नहीं लिख सकेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है दिखाए गए, तो हम उसको बोलते हैं दिखाए, यानी कि उच्चारण में हमारा यह आता है लेकिन लिखने में हमारा ए आना चाहिए। फिर हमें बोलना हो नई दिल्ली, तो हम बोलते हैं नई, यानी कि नई में हम य का प्रयोग करते हैं, पर लिखने का उसका स्वरूप ई से होता है, अर्थात न ई। इस प्रकार श्रुति मूलक में य और व में इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें लिखने का तरीका अलग है और उच्चारण अलग से होता है और उसको लिखते दूसरे स्वरूप में है। चलो अब हम वर्तनी का 7वां नियम देखेंगे, अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु। कोई भी शब्द को सच्चा एवं सही रूप देने के लिए उसमें अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु लगाना जरूरी है, तभी वह शब्द का असली अर्थ हमें पता चलेगा। तो हमें ये बात का ज्ञात होना चाहिए कि कौन से शब्द में हमें अनुस्वार लगाना है और कौन से शब्द में हमें चंद्रबिंदु लगाना है। ये शब्द अलग अलग होते हैं। किसी शब्द में हम सिर्फ चंद्रबिंदु लगा सकते हैं और कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम चंद्रबिंदु ना लगाकर उसमें अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें इन दो शब्दों को पहचानना आना चाहिए कि कौन से शब्द में हम अनुस्वार लगाएं और कौन से शब्द में चंद्रबिंदु। तो हम ऐसे शब्द देखेंगे कि जिसमें हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, जैसे कि संयोग, संरक्षण, कंठ, गंगा, ठंडा, संपादक। ये ऐसे शब्द हैं जिन पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब दूसरे चंद्रबिंदु वाले शब्द लें तो हंसना, संवरना, कहाँ, वहाँ, आंचल, आंगन, ये सब ऐसे शब्द हैं कि जिसके शिरोरेखा के ऊपर हम चंद्रबिंदु लगाते हैं। इस प्रकार चंद्रबिंदु और अनुस्वार दोनों का महत्व अलग अलग है और दोनों शब्दों में ये अलग अलग रूप से प्रयुक्त होते हैं। तो हमें इस बात से ज्ञात होना चाहिए कि चंद्रबिंदु कौन से शब्द पे लगता है और अनुस्वार है वो कौन से शब्द के ऊपर लगाया जाता है। हम आगे देखेंगे हलंत चिन्ह। अभी इसको हम हलंत चिन्ह भी कह सकते हैं और हल चिन्ह भी कह सकते हैं, लेकिन अमुक विद्वान ऐसा कहते हैं कि इसको हम हलंत चिन्ह नहीं कह सकते। तो अभी ये हलंत चिन्ह का मतलब क्या होता है? तो हलंत चिन्ह है वह जो वर्ण होता है या फिर व्यंजन होता है उस शब्द के नीचे लगाया जाता है, उसे हलंत चिन्ह कहते हैं। ये हलंत चिन्ह की प्रथा है वो संस्कृत से आई है। संस्कृत में हमें ऐसे बहुत से शब्द देखने को मिलेंगे जो हलंत चिन्ह जिसमें लगता हो, लेकिन ये प्रथा अब हिंदी में यानी कि देवनागरी लिपि में लुप्त हो गई है। संस्कृत में हमें ये प्रथा देखने को मिलती है, लेकिन हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें अब हलंत चिन्ह लगना बंद हो गया है। जैसे कि एक शब्द है महान, जो कि संस्कृत से लिया हुआ है। अब संस्कृत में महान शब्द में न के नीचे हलंत चिन्ह लगता था, लेकिन अब हम देवनागरी लिपि में देखें तो देवनागरी में महान शब्द में न के पीछे हलंत चिन्ह लगना बंद हो गया है, यानी कि लुप्त हो चुका है। फिर दूसरा शब्द है कि विद्वान, तो विद्वान में भी हलंत चिन्ह लगाया जाता था लेकिन संस्कृत में, लेकिन देवनागरी में अब ये हलंत चिन्ह लगाना लुप्त हो गया है। इस प्रकार जो हलंत की प्रथा है वो संस्कृत से आई है और संस्कृत से अब देवनागरी में आते आते ये प्रथा बंद हो गई है, यानी कि हलंत चिन्ह है वो देवनागरी लिपि में लगने कम हो गए हैं। अब अगला नियम है स्वप्न परिवर्तन या फिर स्वर्ण परिवर्तन। अब स्वर्ण परिवर्तन मतलब क्या? तो संस्कृत के जो मूल तत्सम शब्द हैं उनकी वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण करके देवनागरी में रखना, यानी कि जो तत्सम शब्द हैं ये मूल संस्कृत के शब्द हैं। अब ये संस्कृत को शब्द को बिना किसी सुधार किए या बिना किसी फेरफार के सीधा देवनागरी में रख देना, यानी कि तत्सम शब्द। अभी स्वप्न परिवर्तन में क्या होता है कि जो मूल संस्कृत के शब्द हैं उसमें हम कुछ भी फेरफार या फिर कुछ भी सुधार नहीं कर सकते, वो हम सीधे संस्कृत से देवनागरी में रख देते हैं। ऐसे शब्द दिए हुए हैं जैसे कि ब्रह्मा, उसको हम ब्रह्मा नहीं कह सकते। फिर दूसरा है चिह्न,
उसको हम चिन्ह नहीं कह सकते। ये मूल संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत के शब्द हैं, वैसे का वैसा उपयोग हमें देवनागरी में करना है। हमें संस्कृत के इन शब्द को बदल के देवनागरी में नहीं लाना है, बल्कि जैसे वे संस्कृत में हैं वैसे के वैसे ही हमें उन्हें देवनागरी में ही उपयोग में लेना है। जैसे हम एक और उदाहरण देखें तो ग्रहित। अब ये ग्रहित हैं वो संस्कृत का शब्द हैं। अब हम इस ग्रहित को देवनागरी में गृहित नहीं कर सकते, वह ग्रहित का ग्रहित ही रहेगा। फिर एक और शब्द है अत्यधिक। तो अत्यधिक को हम अत्यधिक ही लिखेंगे, उसको हम अत्य और अधिक नहीं कर देंगे। यानी कि ऐसे शब्द कि जिसमें हम कोई भी सुधार नहीं कर सकते, वे जैसे हैं वैसे का वैसा ही हमें उसे स्वीकार लेना चाहिए। वह होता है स्वप्न परिवर्तन। आगे का मुद्दा है विसर्ग। विसर्ग यानी कि ऐसे शब्द कि जिनके पीछे 2 बिंदु लगाए जाते हैं, वो शब्द कहलाता है विसर्ग। अभी विसर्ग हैं वो मूल संस्कृत से आई हुई हैं, यानी कि संस्कृत में हमें ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं कि जिनके पीछे 2 अनुस्वार यानी कि 2 बिंदु अर्थात विसर्ग लगाए जाते हैं, और उन 2 विसर्गों को लगाने से शब्द का उच्चारण भी अलग हो जाता है। जैसे कि एक शब्द है बाला, अब उसमें हम विसर्ग लगा देंगे तो वो शब्द हो जाएगा बालाहा। फिर शब्द हम लेंगे घत, तो हम घत में 2 विसर्ग लगा देंगे तो घत का घतः बन जाएगा। फिर अत है तो अत में विसर्ग लगाने से वो अतः बन जाएगा। इस प्रकार शब्द में विसर्ग लगाने से शब्द का उच्चारण भी बदल जाता है और उसका लिखने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे कि सुख दुख हैं, तो दुख में हम दु के पीछे विसर्ग लगाते हैं, इस प्रकार सुख दुख बनता है। ये विसर्ग हैं वो मूल संस्कृत से आई हुई हैं। इस प्रकार विसर्ग में 2 बिंदु लगाने को होते हैं, जिसके कारण उसका उच्चारण भी बदल जाता है। अभी ये विसर्ग की प्रथा है वो धीरे धीरे लुप्त होने लगी हैं, यानी कि देवनागरी ये मूल संस्कृत से उत्पन्न होके देवनागरी में जो शब्द आ रहे हैं, अब देवनागरी में विसर्ग वाले शब्द हैं वो नहीं देखने को मिलते, यानी कि ये प्रथा मूल संस्कृत की है। अब देवनागरी में आते आते विसर्ग लगना लुप्त हो गए हैं। प्रयोग होता है ए और औ। पहले प्रकार की ध्वनि में ए का प्रयोग होता है और दूसरे प्रकार की ध्वनि है जिसमें हम ओ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक शब्द है कौवा, तो हम इसको बोलते हैं कौवा, यानी कि कौवा बोलने में हमारा व है उस शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन लिखने का तरीका होता है कौआ। भले हम उसको कौवा बोलें लेकिन लिखने का तरीका होगा कौवा। फिर दूसरा शब्द है घवैया, तो हम उसको उसका प्रयोग होता है घवैया, लेकिन उसका उच्चारण यानी कि लिखने का तरीका होगा घवैया। इस प्रकार ए और ओ का प्रयोग 2 प्रकार की ध्वनियों में किया जाता है। आगे की वर्तनी है पूर्वकालिक प्रत्यय। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखी जाती हैं। जैसे कि हमें कोई क्रिया करनी होती है, जैसे मिलाकर, तो मिला में हमें कर हैं वो संयुक्त रखना चाहिए, कर को हमें पृथक नहीं लिखना चाहिए, मिला कर ये दोनों संयुक्त ही रहेंगे। फिर दूसरी है खुलकर, तो खुल और कर इन दोनों को संयुक्त रूप ही देना चाहिए। खुल पहले लिखकर कर को हम बाद में नहीं लिख सकते, खुल कर ये हमें साथ में ही लिखना चाहिए। या फिर दूसरियाँ हैं कि दिलाकर, बुलाकर, झाकर, ये ऐसे कर नाम की क्रियाएं हैं जिसको हम पृथक पृथक नहीं लिख सकते, उनको हमें संयुक्त रूप ही देना है। अब अगला नियम है कि विराम चिन्ह। अभी हम कोई भी शब्द लिखे या फिर कोई भी वाक्य लिखे, उसमें विराम चिन्हों का यथा योग्य उपयोग होना ही चाहिए। बिना विराम चिन्ह के शब्द का अर्थ ही बदल जाता है, इसलिए वर्तन के नियम में या फिर व्याकरण में हमें विराम चिन्हों का तो उपयोग करना ही चाहिए। अब विराम चिन्ह जैसे कि पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, निर्देशक चिन्ह है, कोष्टक है, अवतरण चिन्ह, अपूर्ण विराम, फिर विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचन, ये आदि सब ये पूर्ण विराम चिन्ह हैं। इन सब विराम चिन्हों का हमें शब्दों में या वाक्यों में यथायोग्य उपयोग करना चाहिए।
विराम चिन्हों से ही हमें पता चलता है कि ये वाक्य हैं, ये क्या बोल रहे हैं। जैसे हमें किसी को प्रश्न करना हो तो हम उसके पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह लगाते हैं। अगर हमें वाक्य पूरा हो गया इसकी सूचना देनी हो तो हम उसके पीछे पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर हमें कोई वाक्य अभी भी हमें बोलना है और वह वाक्य अधूरा है तो उसके पीछे हम अल्प विराम लगाते हैं। ऐसे ही विराम चिन्हों से हमें उस वाक्य का ज्ञात होता है कि ये वाक्य क्या कहना चाह रहा है। तो अब हम अगला नियम देखेंगे, सिरोरेखा। अब सिरोरेखा अर्थात क्या? तो सिरोरेखा है वो शब्द के ऊपर खींची जाती है, यानी कि शब्द के ऊपर रेखा खींची जाती है, उसको सिरोरेखा कहते हैं। सिर यानी कि ऊपर और रेखा यानी कि लाइन या फिर उसकी ऊपर रेखा खींचना। इस प्रकार सिरोरेखा होती है वो शब्द की ऊपर खींच के जो देवनागरी लिपि की शोभा बढ़ा देती है। इसलिए देवनागरी लिपि में सिरोरेखा का प्रयोग बहुत ही प्रचलित है। जैसे कि गुजराती या फिर अंग्रेजी लिपि है, अंग्रेजी भाषा है, उसके ऊपर हम सिरोरेखा नहीं लगाते। केवल देवनागरी लिपि है यानी कि हिंदी है, संस्कृत है, इन लिपियों के ऊपर हम सिरोरेखा खींचते हैं। इसलिए सिरोरेखा है वो हमारे भाषा से पहचान कराती हैं कि ये कौन सी भाषा लिखी जा रही है। अगर सिरोरेखा नहीं होगी तो हमें ज्ञात नहीं होगा कि ये किस भाषा में लिखा हुआ है। इस प्रकार सिरोरेखा है वो शब्द या फिर वाक्य के ऊपर लगानी जरूरी है और हमारी हिंदी वर्तनी के नियम में आवश्यक है। बिना सिरोरेखा के वो शब्द उचित नहीं माना जाएगा। इस प्रकार सिरोरेखा है वो देवनागरी लिपि में आवश्यक है। इस प्रकार मित्रों, अब हमारा जो प्रश्न है कि हिंदी वर्तनी के नियम, वो यह हमें रूप समझ के ये प्रश्न हमारा पूरा होता है। हमने हिंदी वर्तनी के अलग अलग प्रकार के नियम देखे। सभी नियम अपना अलग अलग महत्व लिए हुए हैं। सभी नियमों का अपने आप में एक महत्व है और इसी प्रकार सभी नियम हिंदी वर्तनी के नियम में लागू किए जाते हैं। धन्यवाद मित्रों।